नमो नमः विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल जयतु संस्कृतम पर। क्या आप भी कक्षा 10वीं बोर्ड में संस्कृत विषय में 80 में से 80 अंक लाना चाहते हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम हल करेंगे संस्कृत विषय का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र, और वो भी संस्कृत विषय का। और सबसे बड़ी बात, इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम में 2 विषय नए जोड़े हैं, जिनसे जुड़े प्रश्न आपको इस पेपर में खास तौर पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं विजय रथ की यह यात्रा। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप संस्कृत व्याकरण में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर समय दिया हुआ है और समय होगा आपके लिए 3 घंटे और 15 मिनट का। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश भी है जिन्हें आप स्वाध्ययन कर लें। हम बढ़ते हैं हमारे खंड अ की तरफ। खंड जो अ है वो है, हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए हुए यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, सूची पर्यावरणम पाठा अनुसारण केशाम माला रमणीया। सूची पर्यावरण पाठ के अनुसार किन की पंक्तियां सुशोभित सुंदर प्रतीत हो रही है? तो यहाँ पर मुक्ति का नाम, रूप्य का नाम, पुष्पा नाम, ललित लता नाम। तो आपका सही उत्तर होगा ललित लता नाम। अगला प्रश्न है, बुद्धिर्बलवती सदा कथा कुतः संग्रहिता। बुद्धिर्बलवती सदा कथा जो है वो कहाँ से ली गई है? तो हितोपदेशतः, शुक शब्दतः, बृहत कथातः, पंचतंत्र। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शुक सप्ततितः। अगला प्रश्न है, सर्वेषु अपत्यसु जननी कीदृशी भवति। सभी संतानों पर माता किस प्रकार की होती है? तुल्यवत्सला, प्रसन्ना, कातरा, असम। तो क्या होती है? तुल्यवत्सला। अगला प्रश्न है, संपत्तो विपत्तो च केसाम एक रूपता भवति। संपत्ति के समय अर्थात समृद्धि के समय, सुख के समय और विपत्ति के समय कौन एक समान होते हैं या एक रूप वाले होते हैं? धनिका नाम, बाला नाम, महताम, निर्धना नाम। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? महताम अर्थात महान लोग। अगला प्रश्न है, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण में कठोर आवाज से व्याकुलता उत्पन्न करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? काकः। सही उत्तर क्या होगा? काकः अर्थात कौआ। अगला प्रश्न है, आत्मना श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्। जो खुद का कल्याण चाहते हैं वैसे व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए? हितम, प्रियम, अहितम या अनुकूलम। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अहितम, कि जो खुद का कल्याण चाहते हैं उसे अहित कर्म नहीं करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है, 7वां प्रश्न है, विशीर्णा ग्रह सोपान मार्गा। विशीर्ण का मतलब होता है टूटा फूटा, बिल्कुल खत्म, नष्ट। रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसारम अर्थम किम। भ्रष्टा हो, नष्टा हो, विलुप्ता हो, विशिष्टा हो। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नष्टा हो, बिल्कुल नष्ट। अगला है, अंबुदा हो बहवो ही संति। अंबुदा का मतलब होता है बादल, बहवो ही संति बहुत से है। अत्र रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसारम को अर्थ। यहाँ पर जो अंबुदा जो है रेखांकित पद है, यहाँ पर इसका प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या होगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो है मेघा हो। अगला प्रश्न है, प्रकृति धन एव इति अस्य संधि पदम किम। प्रकृति धन एव, यहाँ पर संधि युक्त पद क्या बनेगा? प्रकृतिरेव, प्रकृति धन, प्रकृति एव, प्रकृतिमेव, प्रकृत्येव। तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा? प्रकृति रेव। अगला प्रश्न है, संचरणम इति अस्य संधि विच्छेदो अस्ति। संचरणम, इस पद का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या बनेगा? समधन चरणम, शतधन चरणम, सनधन चरणम और संचधन रणम। तो क्या बनेगा सही उत्तर? समधन चरणम। अनुस्वार संधि यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, पर रूप संदेह उदाहरणम अस्ति। पर रूप संधि का उदाहरण क्या है? ध्यान रहे, पर रूप संधि हमें सिखाती है एंगी पर रूपम, अर्थात अ के बाद यदि ए या ओ आता है तो वहां पर रूप संधि बनती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए जिसमें को अपि, वयम अपि, शकंदु और राष्ट्रम लिखा हुआ है।
ध्यान रहे यहाँ पर इसका उत्तर स है, क्योंकि पररूप संधि के कुछ अपवाद चलते हैं। मैंने अपवाद भी लिख दिए हैं, शकंदु, करकंदु, हलिशा, लांगलिसा, मनीषा, पतंजलि, इस प्रकार से कुछ अपवाद शब्द चलते हैं। आप यहाँ पर देख लें और इसका उत्तर शकंदु कर लें। अगला जो प्रश्न है वो है उपग्रामम इति पदे कः समासः। उपग्रामम इस पद में कौन सा समास होगा? तो ध्यान रहे यदि किसी शब्द के आगे उपसर्ग आ जाता है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, और यहाँ पर इसका समास विग्रह जब करेंगे तो बनेगा ग्रामस्य समीपम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है परितः इति पद योगे का विभक्ति भवति। परितः इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। अगला प्रश्न है दुह धातु योगे का विभक्ति भवति। दुह धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ध्यान रहे संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का सूत्र चलता है अकथितम च, और अकथितम च हमें कहता है कि 16 जो धातु होती है दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सा, जी, मथ, मुष, नी, वह, कृष और है, इन 16 धातुओं के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अंग विकारे शब्दे का विभक्ति भवति। अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपके सामने यहाँ पर अ है सप्तमी, ब पंचमी, स तृतीया और द चतुर्थी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तृतीया। ये तृतीया बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गृहम गम्यते अत्र पूर्णियम समुचितम पदम किम। घर जाया जाता है। ये नया पाठ्यक्रम में आपके ये विषय जुड़ा हुआ है जो अव्यय से माफी चाहता हूं, जो कि वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान रहे यदि गम्यते अगर आता है या पठ्यते, लिखिते इस प्रकार से शब्द आते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये हमें वाच्य परिवर्तन वाला दिया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रहे जब भी वाच्य परिवर्तन करना है और आत्मनेपदी यदि धातु पीछे आपको दिख रही है, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। जब इसके बारे में और भी प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ पर यदि वाच्य परिवर्तन में आत्मनेपदी का कोई रूप दे दिया है तो आपको फिर यहाँ पर तृतीय विभक्ति का ही शब्द लगाना है, और हमारे सामने तृतीय विभक्ति के जो शब्द है वो है मया। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? मया। मया गृहम गम्यते, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। अगला प्रश्न है मम पिता प्रातः 5:15 दिया हुआ है यहाँ पर वादने उत्तिष्ठति। तो 5:15 को कहते हैं, जैसे हम हिंदी में 5:15 कहते हैं तो संस्कृत में कहेंगे हम सपाद पंच। क्या कहेंगे? सपाद पंच वादने उत्तिष्ठति। अगला प्रश्न है आज्ञा वहेतु भवन्तः। आप आज्ञा दीजिए रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम। ध्यान रहे जब भी आज्ञा दी जाती है और यदि एक वचन में है तो शब्द बनेगा भवान। आप आज्ञा दीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 2 है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। अर्थात निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है अत्यादरह शंख धन अन्यद। ध्यान रहे हमारे इसमें कुल 6 प्रश्न है, जिनमें जो 2 प्रश्न है, ऊपर के जो 3 प्रश्न है ये हमारे प्रत्यय से संबंधित है, और नीचे वाले जो तीनों प्रश्न है ये हमारे अव्यय से संबंधित है। तो शंख में अगर आप अनिर प्रत्यय मिलाओगे तो आपको शब्द मिलेगा शंकनीय। क्या बनेगा? शंकनीय हो। अत्यादरह शंकनीय, अर्थात अत्यधिक आदर शंका योग्य होता है। अगला प्रश्न है बाला नाम कह न जानाती। यहाँ पर चपल में त्व प्रत्यय को जोड़ना है, तो चपल में त्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? चपलत्वम, अर्थात चंचलता। बालाओं की अर्थात बालकों की चंचलता को कौन नहीं जानता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? चपलत्व। अगला प्रश्न है शक्ति हो सदा भवती बल धन मतु। मतु प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। यहाँ पर शक्ति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो बल में यदि मैं मतु प्रत्यय जोड़ूंगा तो हमारे सामने स्त्रीलिंग शब्द बनेगा बलवती। क्या बनेगा? बलवती। शक्ति हमेशा बलवान होती है। अगला प्रश्न है कुशलम महाराजस्य। यह शिशुलालनम पाठ से लिया गया है। अपि एव विना 3 अव्यय है, आपको यहाँ पर एक अव्यय बनना है, तो यहाँ पर सही अव्यय बनेगा अपि। क्या बनेगा? अपि। अपि कुशलम महाराजस्य। क्या महाराज भी कुशल है? ठीक है। अगला प्रश्न है योजकः दुर्लभः यत इव और तत्र। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तत्र। योजकः तत्र दुर्लभः, वहां
जोड़ने वाला दुर्लभ है, अर्थात वहां पर इनको मिलाने वाला दुर्लभ है। ये भी एक श्लोक की पंक्ति थी। अगला प्रश्न है, एकः खगो मानी वने वसति चातकः एव यथा और तथा। तो आपका सही शब्द क्या बनेगा? एव। अव्यय है वो एव। एक एव खगो मानी वने वसति चातक, अर्थात एक ही अभिमानी पक्षी जो होता है चातक वहां वन में रहता है। ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है वो है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत, अर्थात नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। आपके सामने यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, तत्पश्चात इन दिए गए प्रश्नों को पुनः हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं पढ़ूंगा और इसका अर्थ करूंगा। संसारे अनेकाः ऋतवः भवन्ति किंतु भारतवर्षे षड् ऋतवः प्रमुखाः सन्ति, अर्थात संसार में अनेक ऋतुएं होती है परंतु भारतवर्ष में 6 ऋतुएं प्रमुख है। तासाम नामानि वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरदः हेमंतः शिशिरः सन्ति। उनके नाम है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। एतासु ऋतुषु वर्ष तो अति महत्व अस्ति। इन ऋतुओं में वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तो ही क्योंकि निश्चित ही भारत देश एक कृषि प्रधान देश अस्ति, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतवर्ष से कृषकाः, भारतवर्ष के कृषक ग्रामेषु एव वसन्ति ते वर्षायाम एव निर्भराः भवन्ति। भारतवर्ष के किसान गांवों में ही रहते हैं और वे सभी वर्षा पर निर्भर होते हैं। ग्रीष्म तापेन संतप्तो अयम लोकः वर्षा समयम सुखा अनुभवम करोति, अर्थात ग्रीष्म के ताप से पीड़ित यह संसार वर्षा के समय में सुख का अनुभव करता है। कृषकाः बलिवरदान सम्मोज्य क्षेत्र कर्षणम आरभन्ते, अर्थात किसान बैलों को जोड़ करके खेत की जुताई आरंभ करता है। क्षेत्रेषु एवं भूरि शस्यम प्रजायते, खेतों में ही भूरि अत्यधिक शस्यम अनाज को प्रजायते उत्पन्न करता है, उगाता है। सुवृष्टि मानवस्य जीवनम निर्विघ्नं प्रचलति, सुवृष्टि से अर्थात अच्छी बारिश से मनुष्य का जो जीवन है वो निर्विघ्न चलता है। फलम पुष्पम लता पादपादयः वनस्पतयः प्रसन्नताम अभिव्यजन्ति, अर्थात फल, पुष्प, लता, पेड़ पौधे, वनस्पति प्रसन्नता को अभिव्यक्त करते हैं। सायं समये गावः वनात् प्रतिनिवृत्य गोष्ठम उपगच्छन्ति, अर्थात सायंकाल के समय, शाम के समय में गायें वन से लौट करके गौशाला की तरफ आती है। युवतयः वृक्ष शाखासु दोलानंदनम अनुभवन्ति, युवतियां जो है वो वृक्ष की शाखाओं पर झूले का अनुभव करती है। दृश्य मंदिरेषु गरा छटा दर्शनम सज्जा प्रारभ्यते वृंदावने तु सर्वत्र रासलीला दर्शनम भवति, अर्थात ब्रज के मंदिरों में गरों की जो छटा होती है उसका दर्शन तैयार प्रारंभ होता है और वृंदावन में सर्वत्र रासलीला का दर्शन होता है। ये था हमारा इस गद्यांश का अर्थ। अब हम इसके दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, भारतवर्षे कति ऋतवः भवन्ति, अर्थात भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं होती है। कितनी ऋतु होती है? तो आपका सही उत्तर होगा षड ऋतवः। यहाँ पर दिया हुआ गद्यांश में षड ऋतवः, एक पद में ही उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, कया मानवस्य जीवनम निर्विघ्नं प्रचलति, किससे मनुष्य का जो जीवन है वो निर्विघ्न चलता है। तो आपका सही उत्तर होगा सुवृष्टया। क्या उत्तर होगा सही? सुवृष्टया। अगला प्रश्न है वो है, ख है पूर्ण वाक्य उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए जिसमें केवल एक ही प्रश्न है, के वर्षायाम एवं निर्भराः भवन्ति, कौन वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। तो गद्यांश में इसका उत्तर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका एक बार उच्चारण कर लेता हूँ। भारतवर्षस्य कृषकाः वर्षायाम एवं निर्भराः भवन्ति, अर्थात भारतवर्ष के किसान वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस गद्यांश को पढ़ा तो हमने वर्षा ऋतु के बारे में ही पढ़ा था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा?
वर्षा ऋतु। ये हमारे इस गद्यांश का शीर्षक है। अगला जो प्रश्न है वो है भाषिक कार्य। सबसे पहला प्रश्न है जो कि हमारे व्याकरण से संबंधित है। अनुभवन्ति इति क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम किम अस्ति। अर्थात अनुभवन्ति जो शब्द है क्रिया है यह, इसके लिए गद्यांश में कर्ता पद कौन सा होगा। तो आइए ढूंढते हैं। अनुभवन्ति जो शब्द है वो हमारे यहाँ पर पैराग्राफ में कहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए पैराग्राफ में युवतयः वृक्ष शाखासु दोलांदनम अनुभवन्ति। अनुभवन्ति शब्द हमारे यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया, तो इसके लिए कर्ता क्या होगा, युवतयः। क्या बनेगा इसका, युवतयः। अगला जो प्रश्न है वो है दूसरा है संसारे अनेकाः ऋतवः भवन्ति। संसार में अनेक ऋतुएं होती है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम अस्ति। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है। विशेष्य और विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता सूचक शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो संसार में अनेक ऋतुएं होती है, तो यहाँ पर हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, ऋतुओं के बारे में। तो यहाँ पर जो ऋतु शब्द है वो है विशेष्य। अगला प्रश्न है तासाम नामानि अत्र तासाम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। यहाँ पर जो तासाम नामानि, तासाम जो सर्वनाम पद है उसके लिए संज्ञा पद, अर्थात इस तासाम शब्द है वो कौन से संज्ञा पद के स्थान पर आया है, तो इसको हम ढूंढते हैं। तासाम नामानि हमारे गद्यांश में यहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तासाम नामानि वसंतः ग्रीष्मः वर्षा शरदः हेमंतः शिशिरः सन्ति। उनके नाम है, तो किनके नाम है, षड ऋतवः। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, संज्ञा पद क्या होगा, षड ऋतवः। अगला प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 4 है खंड ब से अधोलिखितयो वाक्यो अंकानाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। नीचे लिखे वाक्यों में अंकों के स्थान पर संस्कृत शब्दों में समय लेखन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न संख्या 4 है ये इस बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नया प्रश्न जोड़ा है, नया चैप्टर जोड़ा है और बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अहम प्रातः, और यहाँ पर कोष्टक में समय लिखा हुआ है 7:15 विद्यालय गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 7:15, 7:15 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, 7:15, और सवा की संस्कृत बनेगी सपाद। क्या बनेगी, सपाद। इस प्रकार से सपाद को हम क्या कहते हैं, सप्त। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सपाद सप्त वादने विद्यालयम गच्छामि। अहम प्रातः सपाद सप्त वादने विद्यालयम गच्छामि, अर्थात मैं प्रातः 7:15 बजे विद्यालय जाता हूँ। अगला प्रश्न है छात्रा हो प्रातः हो, क्या लिखा हुआ है, 11 बजे भोजनम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, छात्रा हो प्रातः एकादश वादने भोजनम कुर्वन्ति। छात्र प्रातः 11 बजे भोजन करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, केवल हल्का सा आपको ध्यान रखना है। यदि 15 पर यदि हमारा मिनट वाला आंकड़ा है तो हमें सपाद शब्द याद रखना है, और यदि बड़ी मिनट वाला आंकड़ा यदि 30 पर है तो सार्ध शब्द याद रखना है, और यदि वहाँ आंकड़ा 45 पर है तो आपको शब्द याद रखना है पादोन। क्या याद रखना है, पादोन। प्रश्न संख्या 5 है वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति इति वाक्यम संशोधित। यह वाक्य गलत दिया हुआ है, क्योंकि जब भी ऊपरी शब्द आता है तो यहाँ पर हमारे षष्ठी विभक्ति का शब्द आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वृक्ष में सप्तमी विभक्ति एकवचन दिया हुआ है। तो हमारे लिए इसका सही उत्तर क्या होगा, वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति, अर्थात वृक्ष के ऊपर कौवा बैठता है। इस प्रकार से यह बिल्कुल शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है छात्रा गुरुम नमन्ति, अर्थात छात्र गुरु को नमस्कार करते हैं। इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। यह जो चैप्टर है वाच्य परिवर्तन वाला, ये इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नया अध्याय आपके लिए जोड़ा गया है। बहुत ही सरल है। छात्रा गुरुम नमन्ति, यहाँ पर जो छात्रा शब्द है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, गुरुम है यह द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और जो नमन्ति है ये कर्ता के अनुसार आया है। अर्थात ये वाक्य कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक्स मैंने बनाई है 121 हमें कहता है कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और जो क्रिया है वो हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी। यदि इस प्रकार से स्थिति बनती है तो वह वाक्य होगा कर्तृवाच्य में। इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में।
कर्मवाच्य में मैंने जो ट्रिक्स बनाई है वो है 311। अब ये 311 क्या कहता है, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। यदि इधर कर्ता में कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति है तो वह कौन सी विभक्ति में बदलेगा, तृतीया विभक्ति में। वचन उसी के अनुसार रहेगा। यदि एक वचन है तो कर्ता एक वचन में, यदि कर्ता द्विवचन में है तो यहाँ पर कर्ता द्विवचन में, और यदि कर्ता बहुवचन में है तो यहाँ पर भी कर्मवाच्य में जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति अर्थात बहुवचन आएगा। इसके बाद कर्म में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो कर्म वाच्य में जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वो हमेशा किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। चलिए हम प्रयास करते हैं इसको हल करने का। छात्रा हो, यह छात्रा जो है वो छात्र हो, छात्रा हो, छात्र हो, माफी चाहता हूं, छात्रों और छात्रा। तो छात्रा जो शब्द है वो राम शब्द के अनुसार बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो हमें तृतीया विभक्ति में बहुवचन शब्द हमें लिखना है। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द क्या बनेगा, मैं यहां पर एक बार इसको लिख देता हूं, आप सभी देख सकते हैं। जैसे राम शब्द की बनेगी रामायण, तो छात्र की क्या बनेगी, यहां पर क्या बनेगी, छात्रें। इसके बाद छात्राभ्याम क्या बनेगा, छात्राभ्याम। और बहुवचन में क्या बनेगा, छात्रे हो, क्या बनेगा, छात्रे हो। इस प्रकार से बहुवचन में बनेगा छात्रे हो। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनता है छात्रे हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर छात्रा चूंकि बहुवचन में है तो हमारे लिए सही शब्द क्या होगा, छात्रे हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर छात्रे हो। इसके बाद गुरुम, तो गुरुम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में बन जाएगा। तो गुरुम की प्रथमा विभक्ति क्या बनती है, गुरु हो, क्या बनेगी, गुरु हो। इसके बाद जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार आएगी। तो क्रिया हम जब हमने कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई है तो क्रिया भी हमारी प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्म के अनुसार आएगी। कर्म में प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के अनुसार हमारी क्रिया क्या बनेगी, तो नमंती जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में जाएगा। तो आत्मनेपदी इसके रूप चलते हैं। आत्मनेपदी रूप क्या बनेगा इसका, नमंती का क्या बनेगा, नम्यते। जैसे पठ होता तो पठ्यते, लिख है तो लिख्यते, गम है तो गम्यते। तो नमंती का क्या बनेगा, नम्यते। इस प्रकार हमारा उत्तर बना छात्री हो, गुरु हो, नम्यते। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 7 है, नीलोत्पलम इति पदस्य विग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। प्यारे विद्यार्थियों, नीलोत्पलम हमें समास विग्रह भी करना है और फिर समास का नाम भी लिखना है। तो नीलोत्पलम को हम हिंदी की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। नीलोत्पलम का मतलब होता है नीला उत्पल, और उत्पल का मतलब होता है कमल। तो यहाँ पर कमल की विशेषता है कि वो नीला है। जब भी पूर्व पद उत्तर पद की यदि विशेषता बताता है तो वहां पर समास होता है कर्मधारय समास। तो नीलोत्पलम में समास का नाम होगा कर्मधारय। जब मैं इसका विग्रह करूंगा तो इसका विग्रह क्या बनेगा, नीलम उत्पलम। क्योंकि दोनों शब्द यहाँ पर नपुंसकलिंग है इसलिए नीलम और उत्पलम ये दोनों ही नपुंसकलिंग शब्द होंगे। तो नीलम उत्पलम इसका समास विग्रह होगा और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थम लिखत। नीचे लिखे श्लोक का हिंदी भाषा में प्रसंग सहित भावार्थ लिखी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं लिखवाऊंगा आपको संदर्भ और प्रसंग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग। अब संदर्भ और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक बार इसका उच्चारण कर लेता हूं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्यमुषी की शुभाषितानी नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यह श्लोक भर्तृहरि के नीति शतकम से संकलित है। इस श्लोक में कवि ने आलस्य को मनुष्य का शरीर में रहने वाला अर्थात निकटतम रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु बताया है। अब लिखेंगे हम इसका भावार्थ। अगला जो बिंदु है, कवि कहता है कि निश्चित ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। ये थे हमारे दो बिंदु, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ के रूप में। अगला जो मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरण के कुछ चुनिंदा शब्दों को हम यहाँ पर लिखेंगे और विश्लेषणात्मक विधि से उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने शब्द लिया हुआ है यहाँ पर शरीरस्थो। क्या लिया हुआ है, शरीरस्थो। अब इसके मैं यदि समास विग्रह करूंगा तो शरीरे
स्थितः शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शरीरे स्थितः। और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। अगला मेरा शब्द है वो है महान रिपुः। इसमें भी समास है, यह समास विग्रह किया हुआ है। यदि मैं इसका सामासिक पद बनाऊंगा तो बनेगा महारिपुः, और इसमें समास होगा कर्मधारय समास। अगला जो मेरा तीसरा बिंदु है वो है कृत्वा, जिसमें प्रत्यय मिला हुआ है, कृधन कृत्वा, और इसका अर्थ होता है करके। और इसी में मेरा अंतिम जो बिंदु है वो है नास्ति। नास्ति शब्द यहाँ पर है नास्ति उद्यम समूह, इसमें यण संधि भी है, लेकिन मैंने केवल नास्ति शब्द निकाला है। नास्ति के यदि मैं टुकड़े करूंगा तो न धन अस्थि बनेगा और दीर्घ संधि होगा। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी में मैंने कुल 4 बिंदुओं को लिखा है। आप अधिकतम केवल 2 बिंदुओं को लिखे। यदि आप प्रसंग सहित भावार्थ को इस प्रकार से लिखेंगे तो निसंदेह आप इसमें पूरे में से पूरे जो अंक आपके 2 अंक है ये पूरे प्राप्त करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 9। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषातः पदानि चित्वा पूरयतः। नीचे लिखे श्लोक का अन्वय नीचे दिए गए पदों को चुन करके लिखिए या पूरा कीजिए। बहुत ही सरल है। श्लोक दिया हुआ है यहाँ पर, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थ धावने विरह भारस्य वहने खरह। अर्थात इस विचित्रमय संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में कुशल है तो गधा जो होता है खर, वो भार वहन करने में। ये था हमारा श्लोक। अब यहाँ पर हमें अन्वय करना है। बहुत ही सरल है। मैं किस प्रकार से करता हूँ इसको आप समझने का प्रयास करना। यहाँ पर सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है विचित्रे और यहाँ पर लिखा हुआ है किंचित। अब आप श्लोक में जो शब्द दे दिए उनको आप निशान लगा दीजिए। विचित्रे हमारे श्लोक में लिखा हुआ है और किंचित भी हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके मध्य 3 शब्द बच रहे हैं, खलु, संसारे और नास्ति। क्या ये तीनों शब्दों में से एक शब्द नीचे दिया हुआ है? तो यहाँ पर मंजूषा दी हुई है, उसमें देखते हैं, हम इसको देखते हैं। तो देखिए संसारे शब्द हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, संसारे यहाँ पर है, तो पहले में हम क्या भरेंगे यहाँ पर? संसारे। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, किंचित हो गया, इसके बाद नास्ति लिखा हुआ है, ये नास्ति। तो इसमें कौन सा शब्द बच गया? निरर्थकम, और निरर्थकम भी हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दूसरे में हम करेंगे निरर्थकम। इसके बाद तीसरा है खलु चेत अश्वः। खलु, खलु ये रहा, चेत ये रहा और अश्व ये रहा। इसके पास में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? धावने। तो यहाँ पर तीसरे में हम क्या लिखेंगे? धावने। और अंतिम हमारे शब्द बचा विरह, भारस्य वहन, भार को वहन करने में। कौन? खर, यानी कि गधा। तो यहाँ पर चौथे में क्या आ जाएगा? खर। बहुत ही सरल है। आपको श्लोक को देखना है और कौन सा शब्द छूट गया है उस शब्द को मंजूषा से पकड़ करके यहाँ पर आपको लिखना है। बहुत ही सरल है। फ्री के ये नंबर होते हैं। यदि हल्का सा अगर ध्यान देंगे तो इस प्रश्न में भी आप पूरे अंक प्राप्त करेंगे। खंड स है, उसमें 10वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद का सहारा लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। सबसे पहले है सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एव आसीत्। सिंह बंदरों से खुद की रक्षा करने में असमर्थ था। तो यहाँ पर देखिए जो रेखांकित पद है वो स्वरक्षायाम, तो यहाँ पर स्वरक्षायाम को हमें हटाना है और इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो स्वरक्षायाम यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है और हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो वो प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्याम। क्या होगा? कस्याम। एक बार मैं फिर से पूरा प्रश्न बोल देता हूं, सिंह वानराभ्याम कस्याम असमर्थः एव आसीत्, और अंतिम जो पूर्ण विराम है यह बदल जाएगा और इसकी जगह हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी अगला प्रश्न है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर राजसिंह नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। तो यहाँ पर रेखांकित जो पद है वो है राजसिंह, किसी व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर हमें राजसिंह हटाना है और इसकी जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे किम। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका? तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, और अंतिम क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्य। अर्थात तत्व अर्थ का निर्णय विवेकी कर सकता है। तो किसका निर्णय विवेकी कर सकता है? तो यहाँ पर तत्वार्थस्य हमें हटाना है और इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द हमें लगाना है कस्य। तो प्रश्न क्या बनेगा? कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य हो, और पीछे क्या लगाओगे आप? इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 11। जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम
लिखत झरने तुल्य वत्सला इस पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखिए, अथवा हार्दम प्रकृति शोभा इस पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है ये कहानियों के रूप में ये पाठ है। हमें इस पाठ का सार अपनी भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में बहुत ही संक्षिप्त भाषा में बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमें लिखना है। मैंने लिख भी दिया है और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा है। आप दोनों में से कोई सी भी कहानी का जो पाठ है, जो पाठ का सार है, वो हिंदी भाषा में आप लिख सकते हैं।